हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ यूपीटीजीटी साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूपीटीजीटी साइंस में आते हैं। तो जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? अ सैंपल ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज 95.7% H2SO4 weight and its density is 1.84 ग्राम पर ml. द मोलरिटी ऑफ H2SO4 इन द सोल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो कंसनट्रेशन है वो 95.7% है और उसकी डेंसिटी जो है सोल्यूशन की जो डेंसिटी है वो 1.84 ग्राम पर ml है। तो हमें अब पता लगाना है कि सोल्यूशन के अंदर जो H2SO4 है उसकी मोलरिटी कितनी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मोलरिटी क्या होती है। मोलरिटी का सीधा सीधा मतलब होता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमें पता करना होगा कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने H2SO4 के मोल्स मौजूद हैं। मान लीजिए हमारे पास 1 लीटर सोल्यूशन है, तो उस 1 लीटर सोल्यूशन के हिसाब से उसका जो हमने वेट निकाला था वो कितना था? 1840 ग्राम। तो इस तरह से अब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन था वो तो 95.7% था, इसलिए जो H2SO4 की मात्रा होगी उस सॉल्यूशन में थोड़ा कम होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब H2SO4 की मात्रा को पता करेंगे कि कितना है। तो उसको पता करने के लिए क्या करना है, हमें 95.7% को 1840 से गुणा करना है। गुणा करने के लिए हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हम सबसे पहले 95.7 लिखेंगे, इसके बाद उसको 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करने पर हमें कितना मिलेगा? 0.957। इसके बाद उसका गुणा किया जाएगा 1840 से। 1840 से गुणा करने के बाद हमें मिलेगा 1760.88 ग्राम। और इस तरह से हमें सोल्यूशन के अंदर H2SO4 की जो मात्रा है वो प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद हमें पता करना है कि H2SO4 जो हमें मिला है 1600.88 ग्राम, उसमें कितने हमें मोल्स मिले हैं। तो मोल्स पता करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम 98 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर हमें कितना मिला है? 17.96 मोल। अब क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी 17.96 तो लिखा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने पर हमें कितना मिल रहा है? 18 मोलरिटी मिल रही है इसकी। और यही क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 18, ऑप्शन डी। ठीक है, क्या हो गया? चौथा ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में एडजेसेंट जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डी लोकलाइज हो जाता है। जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, इसमें किस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ इधर देखिए, यहाँ है फ्री रेडिकल है, रेडिकल इधर आ रहा है और इसका जो बॉन्ड का CH पाई बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन भी इधर को शेयर हो रहा है। ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है। इस तरह से यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, इसको हम आगे यहाँ देख सकते हैं। और इसके बाद जो ये हाइड्रोजन एटम है ये फ्री हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी सिचुएशन में क्या हो सकता है, अब यहाँ से सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन ये फ्री हो जाएगा। इसी तरह से इस वाले में देखेंगे तो यहाँ वाला हाइड्रोजन फ्री हो रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन जो भी फ्री रेडिकल होगा, जो मेन कार्बन होगा, उससे जो पहला अटैच कार्बन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। ये क्या हो गया? अल्फा कार्बन। इसके बाद उससे जो भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो सब क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो जो भी अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन होंगे उनका जो डीलोकलाइजेशन होगा वही हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 4 प्रकार के मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले में कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 2 है और चौथे में 3 है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे जो मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन रिपलिंग नेचर का होता है। तो जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपलिंग नेचर एल्काइल ग्रुप का फ्री रेडिकल जहाँ पर है वहाँ पे आएगा, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और जो कार्बन का जो फ्री रेडिकल है उसकी जो नीड है इलेक्ट्रॉन की वो पूरी हो जाएगी। जब पूरी हो जाएगी तो वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, उसे कहीं कहीं दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत जो है वो घटने लगेगी।
अब आइए चेक करते हैं कि हर स्ट्रक्चर में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है, तो पहले ऑप्शन में आप देखेंगे कि जिस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है उससे 3 कार्बन अटैच हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला देखेंगे, तो ऊपर वाला कार्बन जो है उसमें एक हाइड्रोजन है, तो इसलिए सिर्फ एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकता है। इसके बाद हम देखेंगे जो नीचे वाला एडजेसेंट कार्बन है उसमें भी केवल एक हाइड्रोजन है, इसलिए इसमें भी केवल एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकता है। तीसरा कार्बन हम देखेंगे जो CH3 जुड़ा हुआ है उसमें 3 हाइड्रोजन है, इसलिए उसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो इस तरह से टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो हो जाएंगे इस वाले सिस्टम में वो टोटल होंगे 5। अब ऑप्शन 2 देखते हैं। ऑप्शन 2 में जो कार्बन दिख रहा है फ्री रेडिकल के साथ, उसमें उससे जो डायरेक्टली कार्बन अटैच है उस पर केवल एक ही हाइड्रोजन है, तो इसलिए इसमें केवल हमें एक ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा। तीसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो तीसरे ऑप्शन में जिस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है, अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरे ऑप्शन में जो फ्री रेडिकल वाला कार्बन है उससे 2 कार्बन अटैच हैं, तो इसमें 2 अल्फा कार्बन है, तो जो ऊपर वाला कार्बन है उसके साथ केवल एक हाइड्रोजन अटैच है। और इसके बाद नीचे वाला जो है उसमें उस वाले कार्बन के साथ सारे के सारे कार्बन ही अटैच हैं, कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो इसलिए इसमें भी एक ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनने का चांस है। इसके बाद चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथे ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि जो फ्री रेडिकल वाला कार्बन है उसके साथ 2 कार्बन अटैच हैं, और उन कार्बन्स पे जो ऊपर वाला कार्बन है, ऊपर वाला कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो वहाँ से हमें 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनने के चांसेस हैं। और जो नीचे वाला है वहाँ पे वो कार्बन 4 अलग-अलग कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए वो कोई भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। तो इस तरह से चौथे ऑप्शन में हमें केवल 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे वो किस में बनेंगे? ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है? 5वां। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अर्हेनियस इक्वेशन। तो इसमें 4 ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं। ये हुआ पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। तो अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है अर्हेनियस इक्वेशन है और कौन नहीं है। इसमें से पहला ऑप्शन पे अगर हम ध्यान दें तो अर्हेनियस इक्वेशन का मेन इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, जो है k = a e के पावर EA/RT। इसमें ए लिखना छूट गया है, लेकिन यहाँ EA होता है, ई और ए स्मॉल लेटर होता है, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। The Arrhenius equation is a formula that gives the dependence of the reaction rate constant K on the temperature T and activation energy EA. The general form of Arrhenius equation is K equal A E के power EA/RT, where K is rate constant, R is universal gas constant, T is temperature in Kelvin और EA is activation energy। अर्हेनियस इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला होता है वो हम देख सकते हैं क्या होता है, K = A E के पावर EA/RT। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम नेचुरल लॉग लेंगे। नेचुरल लॉग लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, log E K और log E A माइनस E/RT, जो कि दूसरा वाला ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम इसका बेस बदल दें, बेस क्या कर दें, 10 कर दें, तो बेस 10 करने के बाद हमें क्या मिलता है, log बेस 10 K = log बेस 10 A और माइनस E/2.303/RT। इस तरह हम सब देख सकते हैं कि जो चौथा ऑप्शन है केवल वही सही नहीं है, इसके अलावा बाकी सारे 3 ऑप्शन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 क्या है, गलत है, बाकी सारे 3 ऑप्शन क्या है, सही हैं। तो इस सवाल में पूछा था कि कौन सा इक्वेशन सही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन 4। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पूछ रहा है, पहले 2 स्टेटमेंट दिए गए, एक स्टेटमेंट ए है, एक स्टेटमेंट बी है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ए पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ए है, क्लोरीन इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स फॉर डिसइंफेक्शन। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, क्लोरीन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द डिसइंफेक्शन प्रोसेस। तो अब हमें इन दोनों स्टेटमेंट की सत्यता जांचनी है, तो आइए चेक करते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन जो है इसका इस्तेमाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसकी सफाई के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है वो तो सही है, क्लोरीन इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स फॉर डिसइंफेक्शन। अब ये करता कैसे, काम कैसे करता है ये भी जान लेते हैं। तो क्लोरीन क्या करेगा, जब हम क्लोरीन को वाटर में डालते हैं तो क्लोरीन क्या करता है, जो उसमें पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे रिएक्ट करके उनका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जिससे क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जो होते हैं
वो मर जाते हैं या लाइफलेस हो जाते हैं, एकदम से मरते नहीं हैं, मतलब वो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाएँ इस स्थिति में रह जाते हैं, इतना हो जाता है कुछ के साथ। स्टेटमेंट बी हम देखेंगे। स्टेटमेंट बी क्या कहा, क्लोरीन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द डिसइंफेक्शन प्रोसेस। तो दूसरा स्टेटमेंट है क्लोरीन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द डिसइंफेक्शन प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या करता है, पानी के अंदर जाके ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनसे क्या करेगा, उनका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन छीनता है, मतलब लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन दे देता है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब क्लोरीन जो है उसका नेचर है इलेक्ट्रॉन लेना, तो इसलिए वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ना कि रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट ए है वो तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट बी जो है वो गलत है। ठीक है, तो आता है हमारा 5वां क्वेश्चन। यह बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट। ऑप्शन में अलग अलग रीजन दिए गए हैं, आप बिना ऑप्शन देखे इस सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मिक एसिड, जिसका फार्मूला है HCOOH, और दूसरा है एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या है, CH3COOH। दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि फॉर्मिक एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक है। तो इसको समझने के लिए आइए हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एसिडिक को समझने के लिए हमें यह देखना होता है कि एसिडिटी को समझने के लिए हमें यह देखना होता है कि एसिड अपना प्रोटॉन यानी H+ देने के बाद बनने वाला कॉन्जुगेट बेस को कितना स्टेबल बनाता है। फॉर्मिक एसिड में अगर हम देखें तो फॉर्मिक एसिड HCOOH से बना हुआ है। जब ये टूटेगा, H+ ये अपना डोनेट करेगा, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, HCOO-, जो कि ज़्यादा स्टेबल है एसिडिक एसिड के मुकाबले। एसिडिक एसिड जब टूटता है तो उसमें क्या बनता है, ये CH3COO-। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो CH3COO- में एक CH3 का ग्रुप जुड़ा हुआ है। यह मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। इसका इफेक्ट कार्बोक्सिलेट आयन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है और कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी कम करता है। कॉन्जुगेट बेस क्या है, CH3COO-, माइनस वाला पार्ट निकल कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो क्योंकि CH3 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, तो क्या कर रहा है, कार्बोक्सिलिक आयन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण वो लेस स्टेबल हो जाता है, जबकि फॉर्मिक एसिड में एल्काइल ग्रुप नहीं है, इसलिए फॉर्मेट आयन जो होता है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है। तो एक चीज़ हमें बस ध्यान में रखना है कि मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज़्यादा उसकी एसिडिटी होगी। इसीलिए फॉर्मिक एसिड जो है वो एसिडिक एसिड से ज़्यादा एसिटिक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 3, देयर इज नो एल्काइल ग्रुप अटैच टू कार्बोक्सिलिक कार्बन इन फॉर्मिक एसिड। अगर आपको ऐसी ही UPTGT साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाली क्लास चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इन 5 सवालों में से सबसे कठिन सवाल कौन सा लगा। और मिलते हैं अगली क्लास में।